गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ और असेसमेंट्स लेके आया हूँ। बहुत माइन्यूट असेसमेंट्स हैं ये, और इन असेसमेंट्स में जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो शायद पहले कभी कही नहीं गई हैं, और आपको भी बहुत अचंभा होगा कि ये बातें कैसी हैं जो निकल के आ रही हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट पहले दे देता हूँ कि ये बातें जो मैंने लिखी हैं ये किस बिहाफ पर लिखी हैं। प्लैनेट्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि ये असेसमेंट जो है ये प्लैनेटरी वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट जो है अब धरती के ऊपर जो पड़ने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये अलग अलग जगहों पर पड़ती हैं, राइट। हर एक कंट्री, हर एक डिफरेंट जोन पे अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, प्लैनेट की डिग्री, राशि की डिग्री, ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के मुताबिक ये एक पर्टिकुलर जगह पे पड़ती हैं। तो उसको फिर कोरिलेट किया जाता है कि ये यहाँ पे जो वाइब्रेशन है इसका जो नटशेल इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ेगा। तो उसको मैंने थोड़ा सा इवैल्यूएट किया और असेसमेंट के रूप में लिखकर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये चीज़ें बताने का अगेन मेरा यही मकसद है कि आने वाले टाइम के लिए मैं आपको थोड़ा जागरूक कर सकूं, और आपको ये गाइड कर सकूं कि अगर ये चीज़ें घटित होती हैं तो घबराएं नहीं। इसका अर्थ ही ये है कि हम एक युग परिवर्तन के समय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका अंत परिणाम अच्छे के लिए अच्छा ही होगा, अंत भले का भला। तो इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन तक मेरी वीडियो पहुंच जाएगी या किसी भी रूप में मैसेज पहुंच जाएगा, अगर बाय चांस उस टाइम टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है या यूट्यूब इंटरनेट सब ठप हो जाएगा, तो एटलीस्ट जिन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी, समझी होगी, उनको पता होगा कि उस समय पर क्या करना है। तो पहली अब ये सारी मैं सीक्वेंस वाइज आप सबको ये बातें रखने जा रहा हूँ। जैसे जैसे आने वाला समय आ रहा है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक और चीज़ आपको बता दूं कि पिछली वीडियोस में मैंने 20 मई को जो पहली वीडियो रिलीज़ हुई थी उसमें मैंने ये चीज़ कही थी कि 20 मई से लेकर 20 सितंबर तक चीज़ें कुछ एक्टिवेट होंगी जो कि प्रकृति के निचले स्तर पर यानी कि अदृश्य रूप में एक्टिवेट होंगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक शरीर है, उसके शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, वो अंदर है। एकदम से उसको दर्द भी नहीं होती। दर्द भी तभी होती है जब इन्फेक्शन आपके शरीर का नुकसान करना शुरू कर देता है। जब तक इम्यूनिटी उससे फाइट कर रही है तब तक आपके शरीर में दर्द भी नहीं होगा। जब इम्यूनिटी के सेल्स वीक होने शुरू होते हैं और इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होता है तो आपको दर्द होता है। इसी तरह से जो मैंने पीछे डेट्स दी हैं वो प्रकृति का एक खींचातानी, प्रकृति के अंदर या यूँ कहें कि धरती के अंदर की जो एनर्जीज थी वो आपस में फाइट कर रही थी, जिसमें इम्यून सेल्स, धरती के इम्यून सेल्स, प्रकृति के इम्यून सेल्स वीक हो गए, और अब प्रकृति के जो इन्फेक्शन है, जो वीकनेस है, वो किसी न किसी रूप में बाहर प्रकट होके आना है। तो ये जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी वो 20 मई से 20 सितंबर तक फर्स्ट जो सेगमेंट था कि इसमें कुछ चीज़ें, गतिविधियां होंगी जो कि मैंने पिछली वीडियो में उस असेसमेंट को और क्लैरिफाई किया कि फिर 21 सितंबर से लेकर 15 मार्च के बीच में बहुत सारी चेंजेस होंगी और हम एक नई एरा में प्रवेश करते दिखेंगे, क्योंकि वेदर कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गर्मियाँ चल रही हैं अभी, तो गर्मियों में ही ठंडे इलाकों में जहाँ स्नो पड़ती है वहाँ मान लो स्नो पड़नी शुरू हो जाए, कितनी अजीब बात है। वहाँ अजीब सा माहौल बन जाए, वहाँ गर्मी में ठंड पड़ जाए, तो ये एक प्रकृति का एक बैलेंस होने का एक ढंग होगा। या गर्मी में भी लोगों को ठंड लगनी शुरू हो जाए,
ठंड में लोगों को गर्मी लगनी शुरू हो जाए। तो ऐसा एक फ्लक्चुएटिंग हम जो एक एसेंस है वो प्रकृति में देखेंगे। तो अब ये उसी को आगे बढ़ाते हुए और असेसमेंट्स में और बारीक जाते हुए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं प्रकृति में हो सकती हैं, वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। तो अब जैसे जैसे समय बीतने वाला है, लोगों को ड्रीम्स बहुत आने वाली हैं, ठीक है। मैं इसमें एक मुख्य जो शब्द है जो आजकल बहुत प्रचलित है, मैं इसको वायरस की तरह ही ले लेता हूँ कि वायरस है। मान लीजिए वायरस है, वायरस का काम है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। तो डिटॉक्सिफाई करके प्रत्येक शरीर को वो डिटॉक्सिफाई करके क्या करेगा, वो उनको उनकी नेचुरल स्टेट में ले आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने भोजन जो किया, चाइना में एक व्यक्ति है, उसने कछुए भी खाए, बैट्स भी खाए, पिग भी खाया, स्नेक्स भी खाए, डॉग्स भी खाए, ये सारे उसने, मकड़ियाँ भी खाई सब। तो उसने कीड़ों का भोजन किया, ठीक है। और भारत में कोई व्यक्ति है, वो प्रसाद खा रहा है, वेजिटेरियन भोजन खा रहा है, भोग लगा के भोजन खा रहा है, मंदिर में भी माथा टेक रहा है, तो जगह जगह पे वो एक पवित्रता से भरा हुआ भोजन खा रहा है। तो ये जो वायरस है, ये जो समा है, इस समय पर जो प्रकृति की ऊर्जाएं हैं, वो हर एक व्यक्ति को उसको नेचुरल कर देगी, नेचुरल उसकी नेचुरलनेस में रीइंस्टेट कर देगी। तो क्या है, जिन लोगों ने गलत भोजन खाया, वो वैसी हरकतें करनी शुरू कर देंगे। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बोला कि ज़ॉम्बीज़ जैसी चीज़ें एक्टिवेट होंगी वेस्ट कंट्रीज़ में। इंडिया में भी थोड़ी बहुत होंगी जिन लोगों का वैसा भोजन था, ठीक है। और यहाँ का भोजन पवित्र रहा है, वेजिटेरियन है, कोई ना कोई घर का व्यक्ति, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कोई दूर का रिश्तेदार, कुछ किसी ना किसी के अच्छे पुण्य एकत्रित होते ही हैं, जिसका फल हमारे डीएनए या हमारे ऊपर पड़ता ही है। तो उस वजह से यहाँ के लोगों को ड्रीम्स जो आएंगी वो और इन लोगों की जो हरकतें होंगी, जो भारतवासी हैं, वो धार्मिकता की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। अब इसको कहा गया कोविड-19। तो 2019 के बाद जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं या जिन लोगों ने अपने नज़दीकी परिजनों में बहुत चेंज देखा है कि 2019 के बाद उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया होगा, बहुत परिवर्तन, कि जो लोग बिल्कुल भक्ति नहीं करते थे वो भक्ति करने लग जाए, यानी वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो उनको थोड़ा सा वायरस छुआ है या प्रकृति की ऊर्जा ने छुआ है और वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए हैं और अब वो उस तरफ और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं एक और ढंग से देना चाहूँगा। इंडिया में, भारत में कभी भी ऐसी वीडियो, भारत में वैसी ही वीडियोस बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं जैसा हम सबका सबकॉन्शियस होता है। मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम बनाई, कितनी क्रांति की वीडियोस बनाई, भगवान से रिलेटेड वीडियोस बनाई, और भी पहले बहुत सारी धार्मिक चीज़ें चलती थी। तो हम लोगों के सबकॉन्शियस में वो धार्मिकता का एक जो स्ट्रक्चर है वो कंसील्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं पड़ा था। तो हम लोग अच्छी अच्छी संस्कृति ओरिएंटेड वीडियोस बनाते थे, राइट। फॉरेन में शुरू से ऐसी वीडियोस हैं, नरभक्षी हैं, ज़ॉम्बीज़ हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, मैटर, यानी कि हम लोग अगर कॉन्शियसनेस और भक्ति भाव की वीडियोस बनाते थे, वो लोग शुरू से टेक्नोलॉजी की वीडियोस और ये ज़ॉम्बीज़, राक्षसों की हॉरर मूवीज़, ये सब बनाते थे। एक व्यक्ति के अंदर से वही विचार निकलेगा जो वो वास्तव में है। तो हमने आज तक कभी ज़ॉम्बीज़ की वीडियोस क्यों नहीं बनाई, आप सोच सकते हैं। तो ये उनका जो नेचुरल रीइंस्टेट है कि जब पिछली प्रलय आई होगी तो उसके बाद ये सारे जो देश थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इजिप्ट, ये सब जो एरियाज थे, यहाँ बहुत कम हैंडफुल ऑफ व्यक्ति रहते थे जो कि मनुष्य थे। बाकी ये सब जो लोग था, इनको हम राक्षस लोग कह सकते हैं। तो राक्षस लोग में लोक में, वहाँ राक्षस लोग को आप ये मत समझे कि वो राक्षस हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन जाति की तरह इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे राक्षसों का जो भोजन है वो कीट पतंगे और ये इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब स्पीशीज़ हैं, वो जानवर की तरह नरभक्षी ही होते हैं।
जैसे जैसे प्रकृति इवॉल्व हुई है, वो लोग भी मनुष्य रूप में इवॉल्व हुए हैं, और उन्होंने पर भोजन तो वही खाना है जो उनकी नेचुरल स्टेट है। इसलिए मैं बार बार पिछली वीडियोस में एम्फसाइज करता रहा हूं कि अब लोग नेचुरल अपने नेचर में रीइंस्टेट होते चले जाएंगे। बस वो पहले प्रत्यक्ष रूप में दिखता नहीं था, अब वो प्रत्यक्ष रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। राइट? तो इसलिए जो अच्छे लोग हैं उनको ड्रीम्स में भगवान, भगवती, भगवान की जो विजन्स हैं वो आने वाली हैं ड्रीम्स में। और बहुत सारा पूजा पाठ जो है, जहाँ पे पॉजिटिविटी का पूरे पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में भारत से ऊंची कोई संस्कृति नहीं रही है जहाँ पर इतने देवी देवता, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, संत फकीर, महात्मा, गुरुजनों ने कदम रखा है। तो इसलिए यहाँ की जो ऊर्जा है वो सबको पुनः दोबारा जो है भक्ति भाव में लेके जाएगी। और बाकी सब जगहों पर, क्योंकि जो उनकी नेचुरल स्टेट थी कि कहीं नागलोक यानी कहीं ज़्यादा स्नेक्स पाए जाते थे, कहीं कोई स्पीशी पाया जाता था, कहीं नरभक्षी पाए जाते थे जिनको राक्षस जन कहा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। राइट? तो अच्छी बुरी ड्रीम्स जो हैं अपने अपने कर्म या अपने अपने संस्कारों के हिसाब से लोगों को आएंगी। स्पीशीज जो इंस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे वो बढ़ना शुरू करेंगे दोबारा से। उससे पहले हो सकता है कुछ स्पीशीज पहले मरे यानी कि बहुत, क्योंकि प्रकृति में जब एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है तो बहुत ऐसी चेंजेस हमें देखने में आती हैं। अभी ये जो हमने चेंजेस दिखी हैं ये अभी 10-20% भी नहीं है। अभी जो हमने चेंजेस देखनी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं जो हम देखने वाले हैं। तो एनिमल ईटिंग डेड बॉडीज, तो यानी कि जैसे मनुष्य ने जिस जिस जगह के मनुष्य ने सबसे ज़्यादा जानवरों का उपयोग किया लेदर के लिए, लेदर की बॉल्स बनाई, फर बनाए, और लेदर के सारे प्रोडक्ट्स बनाए, शूज़ बनाए, तो अब आप ये समझे कि उन्होंने जितना चमड़ा यूज़ किया और खाया, तो उनकी ऐसी कंडीशन, उन कंट्रीज़ में ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि जंगल में से जानवर निकल के ऐसे लोगों को खाएंगे। यानी कि ये एक बैलेंस है, ये कार्मिक बैलेंस है प्रकृति का, कि मैंने उनको खाया वो मुझे खाएंगे, मैंने इंसेक्ट्स को खाया तो गरुड़ पक्षीराज जो वल्चर है वो मुझे खाएगा, और बहुत सारे जो है जानवर खाएंगे जो तामसिक हैं, जैसे क्रो है। ठीक है, तो ये है, तो एनिमल ईटिंग डेड बॉडीज। ठीक है, तो ये एक तरह का एक प्रकृति का बैलेंस है। जो भी घटनाएं अब घटित होंगी, एनिमल्स जो है वो अब बढ़ेंगे। कैसे? क्योंकि उनको बहुत भोजन मिल जाएगा। जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए थे उनको इतना सारा भोजन मिल जाएगा। इक्वेटिव लाइफ को, लोगों ने सी फूड खाया, सी फूड को बहुत भोजन मिल जाएगा। लोगों ने इंसेक्ट्स खाए, इंसेक्ट्स को बहुत भोजन मिल जाएगा। तो इतना सारा एक वास्ट और एक मास जो एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक बैलेंसिंग होनी है नेचर में, जिसमें बहुत स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो गई थी उनको अब भोजन मिलने वाला है। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग इस धरती के लिए नेगेटिव थे, उनको उनका समय आ गया है कि वो अपने जो शरीर का उनका त्याग होगा। सो जस्ट लाइक दे एट देम, जैसे उन्होंने जानवरों को खाया वैसे ही वो जानवर अब इनको खाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत है। तो मैंने बताया ज़ोंबीज़ की मूवीज़ वेस्ट में चलती थी, रिलीजियस मूवीज़ ईस्ट में ज़्यादा चलती थी। अगर हम 20-25-30 साल पहले की भी बात करें तो अब इतना, आज भी भारत में एक मूवी को इतनी मान्यता नहीं मिलती है इजीली कि वो पूरी तरह एक मूवी को वल्गर दिखा सकें। इतना इंटैक्ट है, यानी अभी भी संस्कृति में कुछ ऐसा है कि हमें हमें ऐसी मूवी दिखानी है जो कि इतनी एडल्ट ना हो या संतुलित हो। राइट? पर बाहर ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हमारी संस्कृति की ऑरा ने इस देश को प्रोटेक्ट किया हुआ था। राइट? तो अब जैसे जैसे समय बीतने वाला है, अगले 7 वर्षों के लिए, पूरी तरह अगले 7 वर्षों के लिए, देखिए ये चेन थी जो मैंने प्रिडिक्ट किया, जो मैंने एनालाइज किया। 20 मई से 20 सितंबर फर्स्ट चेन,
20 सितंबर से 15 मार्च सेकंड चेन, 15 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2022, ये 45 दिन में कुछ जबरदस्त घटित होना प्रकृति में, कुछ बहुत ही जबरदस्त होना जिसमें सब हैरान रह जाएं। फिर 30 अप्रैल 2022 से लेके 2027 या 2027 तक, इसको मैं 2028 15 अप्रैल तक ले लेता हूँ, 15 अप्रैल 2028 तक। ये पूरा टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगिनिंग को शेप देने का होगा, न्यू बिगिनिंग को शेप देने का, राइट। तो ऐसा ये एक ग्राफ जो है मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, मैं अब भी बता रहा हूँ। तो ये 7 सालों में, ये 6-7 सालों में बहुत बारिश होनी है। और ये अगले 2 साल में, इस साल अगले साल में वेदर कंडीशन में बहुत फ्लक्चुएशंस, अ लॉट ऑफ रेन इन दीज ईयर्स एंड शिफ्ट ऑफ पोल्स। तो जो पोल मैंने पिछली वीडियोस में बोला था कि जो हमारे पोल्स हैं वो टिल्ट हो गए थे, वो वापस मूव करेंगे, वो सीधे हो जाएंगे, मतलब वो नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे, अलाइंड विद द वर्नल इक्विनॉक्स, या जिसको हम बोलते हैं कि नक्षत्र मंडल, राशि मंडल और पृथ्वी के जो पोल्स हैं, नक्षत्र मंडल, राशि मंडल और यानी कॉन्स्टलेशंस एंड एक्लिप्टिक सर्कल, और हमारे जो पोल्स हैं वो अलाइंड हो जाएंगे। अभी अलाइंड नहीं थे, अभी राशि मंडल कॉन्स्टलेशन से अलाइंड नहीं था, और राशि मंडल हमारी राशि मंडल ग्रहों के साथ इतना अलाइंड नहीं हो रहा था, और फिर ग्रह जो हैं वो पोल्स के साथ प्रॉपर अलाइंड नहीं हो रहे थे, तो सब फ्लक्चुएशंस थी। इसलिए अब पोल्स, ग्रह, राशि मंडल, नक्षत्र मंडल पूरा अलाइन होने वाला है। यही एक समता की अवस्था होती है, संतुलन की अवस्था होती है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, जैसे मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बात की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी धरती पर होने वाली है। श्रीनगर में कुछ बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी होने वाली है, और पीओके जो कि अभी पाकिस्तान के पास है, वो भारत के पास आ जाएगा, राइट। JNK जहाँ जहाँ टेररिस्ट्स हैं, वो जो एरिया है वो फ्री हो जाएगा। जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पर पूजा चल रही है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, जो तीर्थ हैं, इनमें से कुछ तीर्थों पर नेचुरल डिजास्टर, हम उसको डिजास्टर ना कहें, नेचुरल बैलेंसिंग, चाहे वहाँ ग्लेशियर फटे, चाहे वहाँ अर्थक्वेक आए, चाहे कुछ भी हो, रिलीजियस प्लेसेस, और ये कलेक्टिव सब रिलीजियस प्लेसेस के लिए मैं कह रहा हूँ, जो समतल भूमि पर हैं वो अब वर्शिप के लिए यूज होंगी, और जो पहाड़ों में हैं वो अब डॉर्मेंट स्टेट में चली जाएंगी। जब भी प्रलय आती है, प्रलय से पहले जब कलयुग का प्रभाव होता है, तो जितनी डॉर्मेंट, जितनी पहाड़ी इलाके में तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ पर पानी कम होता है और लोगों की बस्तियाँ बसनी शुरू हो जाती हैं। और जो समतल इलाके हैं, जैसे मान लीजिए आगरा में ताजमहल है या मक्का है, ठीक है, ये समतल इलाके के एरिया हैं, तो यहाँ पर जो भी रिलीजियस, ऐसी जगहों पर जो रिलीजियस प्लेसेस या सम इलाकों पर जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जब वो डॉर्मेंट हो जाती हैं, यानी उन पर कुछ और बना दिया जाता है, तो फिर ये सारी रिलीजियस प्लेसेस माउंटेन एरियाज की एक्टिवेट होती हैं, और लोग इनको तीर्थ के समान पूजना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कलयुग का अंत आता है, तो ये सारे पहाड़ी इलाके जो हैं, ये इन तीर्थों को ढक देते हैं प्रकृति की ऊर्जा के साथ, और जो समतल इलाकों में मंदिर थे, हिडन टेम्पल्स थे, वो पुनः जीवित हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए श्रीनगर में कुछ बहुत बड़ी चीज घटित होनी है। और जैसे अभी जो भवन है वैष्णो देवी का, तो वहां पर भी कोई प्राकृतिक नेचुरल बैलेंसिंग होना तत्वों द्वारा, उसे ढक दिया, ऐसी पॉसिबिलिटी है, उसे ढक दिया जाए। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ऐसी जगहों को ढक दिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और
ढक दिया जाए, यानी कि इनको फिर समाधि या नेचुरल स्टेट, ये अपनी डॉर्मेंट स्टेट में चले जाएंगे अगले कलयुग या अगले जो है युग के लिए। ठीक है, तो और इसी तरह से समतल इलाकों में ताजमहल, अब देखिए ताजमहल को हम जानते हैं, ये मैंने एक्चुअली, देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ताजमहल के पीछे क्यों पड़ गया हूँ, इसके बारे में तो कहीं बात भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ तेजो महल्य यानी लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल था, वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि मैंने जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेक किया प्लानिटरी कंडीशन का, तो वो आगरा के एग्जैक्ट नियर बाय उस लोकेशन में आया जहाँ ताजमहल है, कि वहाँ पर कुछ चीज़ घटित होनी चाहिए और वहाँ पे उघाड़ना है किसी चीज़ को, प्रकृति ने किसी चीज़ को उघाड़ना है, बाहर निकालना है। तो वो, और जहाँ जहाँ प्रकृति ने किसी चीज़ को उघाड़ना है वो कोई पवित्र चीज़ ही हो सकती है। तो श्रीनगर में हम कोई शिवलिंग, कोई टेम्पल का आगमन देखेंगे। तो मुझे एक कथा याद आती है कि जब माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी, एक मूवी आई थी जय माँ वैष्णो देवी, उसमें श्रीधर उनके भक्त थे, तो उनको कोई कथा भी सुनाता है श्रीधर को माँ वैष्णो देवी जी की, कि माँ वैष्णो देवी जब समाधि में जा रहे थे तो उन्होंने अपने 3 रूप बनाए और उनको पिंडी रूप में विराजमान किया, आज जो भवन है उसमें। जब उन्होंने अपने वास्तविक एक रूप में आना है तो ये तीनों रूप उनमें मर्ज होंगे और वो एक रूप में प्रकट होंगी, और उनका जो असली भवन है वो कोई और है, और उस भवन में बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। अमरनाथ उसकी एक कॉपी है, उसकी एक छवि है। तो हम श्रीनगर में कोई ऐसा टेम्पल, कोई ऐसा शिव का टेम्पल और देखेंगे जो कि असली भवन है, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। कुछ लोग मेरी बातों को बहुत विचित्र लेंगे, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा आप इसको सिर्फ सुने, अभी के लिए सिर्फ सुने, कोई रिएक्शन ना दें, रिएक्ट ना करें, न्यूट्रल रहें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, एक्साइटेड ना हो, सिर्फ सुने, शांति से, सहज स्वभाव से सुने। ठीक, ओके। तो इसी तरह से ताजमहल का जो स्ट्रक्चर ऊपर का है, अब वो शायद समय आ रहा है कि वो उघड़ने वाला है, वो हटने वाला है, और नीचे शायद जो नीचे का आकार है, शायद वहाँ कोई बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसको कैद करके रखा है जंजीरों में, उसको एक्टिवेट, या वो हमें दिखने वाला है। क्योंकि ताजमहल की जो अलाइनमेंट है वो अयोध्या से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो इस जगह पर श्री राम शिवालय, शिवलिंग की पूजा करते थे, जो शिव साक्षात स्वयंभू थे, यानी कि भूमि से प्रकट हुए थे। स्वयं शिव भूमि से प्रकट हुए थे, स्वयं शिव, स्वयं यानी शिव, और भू यानी भूदेवी, धरती, जो धरती से लिंग प्रकट हो वो स्वयंभू। यहाँ पर श्री राम ने पूजा की थी। अब क्योंकि अयोध्या की नींव रखी गई है और उसी की अलाइनमेंट में, अगर आप चेक करें, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अयोध्या टू आगरा, तो वो बिल्कुल आपको सटीक एक लाइन में मिलेगा। तो वहाँ पर जो है, जैसे अब अयोध्या का निर्माण हो रहा है तो नेचुरल है प्रकृति में अब उससे संबंधित और चीज़ों का भी निर्माण होने वाला है, या पुनः वो चीज़ें वापस नेचर में आने वाली हैं। जैसे व्यक्ति अपने नेचर में नेचुरली रीइंस्टेट होने वाला है, उसी तरह प्रकृति भी उन सभी चीज़ों को पुनः रीइंस्टेट करेगी जो डॉर्मेंट, या डॉर्मेंट का मतलब जो अभी तक समाधि या ऐसी अवस्था में थी कि वो ओरिजिनलिटी में नहीं थी, वो कैद थी। कैसे कैद थी? बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स आए, जितने भी आए, उन्होंने टेम्पल्स के ऊपर मस्जिदें बना दी। आज उन मस्जिदों को तोड़ा गया तो हमें दिखे कि उसमें तो टेम्पल्स बने हुए हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर कवरिंग चढ़ाई ना। ये कवरिंग अब उतरने वाली है, और नहीं सिर्फ आगरा की, मक्का की कवरिंग। जस्ट
ओके, सो हम देखेंगे कि मक्का में भी कुछ ऐसी चीज़ों की गतिविधियां हो सकती हैं, ताज महल में भी हो सकती हैं, और ये सब चीज़ों की एक्टिवेशन बन रही है। जेरूसलम में मेजर रिलीजियस पिलग्रिमेज, जितने भी पिलग्रिमेजेस अभी तक बने हैं, ठीक है, जो बहुत पुराने हैं, जो पिछले 1400 साल से पुराने हैं, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि अब जो एक समय आया है, अभी जो ग्रहों का योग बन रहा है, ये लास्ट टाइम 619 ईस्वी में बना था। कुछ योग 500 साल पहले बने थे, 1522 में, जब गुरु नानक देव जी ने कीरतपुर की स्थापना की थी। कुछ योग बने थे 148-165 साल के बीच में, जब अब्राहम लिंकन ने सिल्वर वॉर की थी, जब ज़ॉम्बी अटैक हुआ था। कुछ योग बने थे 619 सन में, जिसके बाद जो है मक्का बना था, ठीक है। और फिर जितनी भी चेंजेस उसके बाद आई हैं, तो ये सब चीज़ें, तो ये सब असेसमेंट है मेरी, ठीक है। तो पिलग्रिमेजेस ऑफ वेस्ट विल अंडरगो बिग चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हमें कुछ ऐसे कुछ मंदिर देखने को मिले जो कि पुराने समय पर अ, अनेक अनेक प्योर लोगों ने बनवाए थे, राइट। तो अभी सबकॉन्शियस एक्टिवेशन हो रही है प्रकृति में, लीडिंग टू मेजर चेंजेस इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल स्पीशीज। जो भी स्पीशीज हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, वो अनयूजुअल बिहेव करेंगे। अंडरग्राउंड स्पीशीज ग्राउंड पे आ गए, अजीब सी हरकतें करने लग गए, ठीक है। और कहीं बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ गया, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, पानी से प्यास नहीं बुझ रही है। अंडरग्राउंड स्पीशीज कमिंग आउट, स्नेक्स बाहर आ जाएं, इंसेक्ट्स लार्ज क्वांटिटीज़ में बाहर आ जाएं, बर्ड्स के बहुत अटैक होने शुरू हो जाएं, डॉग अपने ही ओनर्स को, डॉग, कैट, सऊदी अरब में लायन, चीता, ईगल्स हैं, ये सब डिफरेंटली बिहेव करें और अपने ही ओनर्स को खाने की कोशिश करें, ये चीज़ें। और ह्यूमन बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मास मैडनेस एनकाउंटर होगी। तो कुछ लोग तो थोड़े से एक अनयूजुअल माइंड के बिहेवियर से निकलकर भक्ति भाव में चले जाएंगे, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन फेज होगा। पर कुछ लोग जिनके जीवन में भक्ति भाव नहीं था, वो लोग जो नॉर्मल जीवन ही जी रहे थे और सिर्फ फाइनेंस ओरिएंटेड लाइफ जी रहे थे, वो थोड़ा सा एक मैडनेस या माइंड की अजीब सी हालत बयान करेंगे डॉक्टर्स को, और डॉक्टर उनको माइंड रेस्ट या डिप्रेशन की दवाई दे देगा, घबराहट की दे देगा, उनको अलग अलग ड्रीम्स ना आए, नींद आ जाए, इसकी दवाई दे देगा। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। न्यूज़ चैनल्स पहले तो पेन और एग्नी जो भी इस धरती पर होगा, पहले तो उनकी न्यूज़ देगा, पर बाद में जब वो भी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, फिर वो भी न्यूज़ चैनल्स भी रिलीजियस बन जाएंगे, यानी धार्मिक चीज़ें ही, कि यहाँ पर भी पाठ हो रहा है, यहाँ पे भी यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे गौ माता की पूजा हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो भी अच्छी 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 चीज़ें दिखाना शुरू करेंगे यहाँ पर भी, और शायद जहाँ पर टेलीकास्ट जा रहा होगा वहाँ पर भी, अब्रॉड में भी, अगर वहाँ टेलीकास्ट जा रहा होगा। क्योंकि ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस जो एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, इसने कलेक्टिव सबकॉन्शियस एक्टिवेट का क्या मतलब है? कलेक्टिव सबकॉन्शियस अब कॉन्शियस होने जा रहा है, अब कलेक्टिव सबकॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियस होने जा रहा है। तो कॉन्शियस का क्या मतलब है? जितनी चीज़ें सोई पड़ी थी वो जाग जाएं, हमारे अंदर जो सोई पड़ी थी वो जाग जाए, जिससे हमें ऊर्जा मिली है वो जाग, हम तभी जागेंगे, हम जागते कैसे? हम भोजन से हमेशा जिंदा रहते हैं। तो जैसा भोजन है वैसी ही नींद खुलेगी ना, जैसा भोजन हमने खाया है। तो अगर इंसेक्ट्स ओरिएंटेड या एनिमल ओरिएंटेड भोजन खाया है, तो व्यक्ति वैसा जागेगा और वैसी हरकतें करेगा। जिनको धर्म का भोजन मिला है, प्रसाद स्वरूप मिला है, वो वैसा जागेगा और कीर्तन भजन में लगेगा। ओके, सो दैट मीन्स सब क्लटर जो नेचर में है वो अब क्लियर होने वाला है। अब मैं इस क्लटर में एक एग्जांपल लेता हूँ हमेशा, कि मैं फ़ोन और 5G और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट क्यों हूँ। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको असेसमेंट दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। जो चीज़ें मुझे दिखने में आई हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए जब प्योर लाइफ थी, जब लोग सतयुग में रहते थे, तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस अंदर से ऑपरेट होती थी और सब कुछ
कॉन्शियसनेस आज भी अंदर से ही ऑपरेट होती है, लेकिन सब कुछ हमें अंदर ही ज्ञात था। सब ज्ञान, सब बुद्धि, सब सब चीज़ें हमें अंदर से ही पता चलती थी। लर्निंग कैपेबिलिटी सब अंदर थी, जानने की कैपेबिलिटी अंदर थी, अंतर्दृष्टि अंदर थी, भगवान को पाना तो अंदर था ही, सब कुछ अंदर था। अब धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस का जो इफ़ेक्ट है, वो ज्ञान जो है, वो इतना अंदर से पूरी तरह बाहर आ गया कि वो हमारे हाथ में फ़ोन बन गया। आज की डेट में हम कोई इतना जो है एफ़र्ट नहीं करते हैं लर्न करने को। हम गूगल खोलते हैं या फ़ोन खोलते हैं, वो सब वही है। यानी कि हमारा ज्ञान सारा अंतर था, वो बहिर में आ गया और एक डिवाइस के रूप में हमारे हाथ में आ गया। अब जब टोटल डिपेंडेंस हो गई, आज की डेट में मैं आप लोगों से सबसे फ़ोन खींच लूँ तो आप लोगों को हैंडीकैप लगेगा कि हम क्या करें। हम कोमा में चले गए, यानी कि हमारी लाइफ में कोमा आ गया कि टाइम ही नहीं पास हो रहा, बोरियत ही इतनी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो गेम खेल रहे हैं, टाइम पास कर लें, एंजॉय कर लें। एंजॉयमेंट का साधन, ज्ञान का साधन, प्रत्येक चीज़ का साधन आज आपके हाथ में फ़ोन है। जो कभी आपकी बुद्धि होती थी, आज वो प्रत्यक्ष रूप में बाहर आ गई है। यानी कॉन्शियसनेस का जो ज्ञान है वो पदार्थ रूप में आ गया है। जिसको कॉन्शियस ही होना चाहिए था वो मैटर बन गया है। मैटर यानी पदार्थ। तो इसीलिए अब क्योंकि एज ऑफ मैटर है, जब एज ऑफ मैटर पीक पे पहुंच जाती है, यानी अब जैसे फ़ोन बन गया है और अब ये 5G, ठीक है, 5 गुना उसकी ऊर्जा बढ़ने वाली है। तो इस समय पर जो ऊर्जा बढ़ेगी तो न्यू कॉन्शियसनेस, यानी कि प्रकृति की कॉन्शियसनेस अब कहती है बस बहुत हो गया, अब ये ऊर्जा मैं बढ़ने नहीं दूंगी। तो प्रकृति में ऐसे नेचुरल रेडियो एक्टिव वाइब्रेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स प्रकृति खुद रिलीज करेगी। चाहे कोई स्टार डस्ट है, कोई ब्लैक होल की ऊर्जा है, कोई मीटियोर है, कोई एस्टेरॉयड है, कुछ भी प्रकृति में ऐसी ऊर्जाएं और वाइब्रेशंस रिलीज हों जो साइंटिस्ट को इतनी समझ ना आए, वो सैटेलाइट्स को माल फंक्शन कर दें। न्यू कॉन्शियसनेस emerges within nature to balance that matter and kill that part of matter। पदार्थ के उस पार्ट को खत्म करेगा, नलिफाई करेगा जो नेचर को हार्म कर रहा है, राइट। तो अब क्या होगा, इसीलिए ये सब चीज़ों से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस आएंगी उनका धरती पर तो इफेक्ट पड़ना ही है, पर पहले तो आभा मंडल यानी ओजोन लेयर पर पड़ना है। तो सैटेलाइट्स काम करने बंद कर दें, खराब हो जाएं, लाइट्स, हमारी जो लाइट्स हैं, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं खराब हों, एसी खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, ये फ़ोन, ये सब ये काम नहीं कर रहा क्योंकि टावर्स ख़राब हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब सप्लाई बंद हो गई या चीज़ें ख़राब हो गई। अगर चल रही हमने ऑन किया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सब चीज़ों की एक्टिवेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। Lights off, some radioactive or natural unusual electromagnetic rays will be released from space, which will imbalance and give different signals to towers, artificial satellites। So I would say, इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर ह्यूज फेलियर होने वाला है आर्टिफिशियलिटी का, और नेचुरल वेव्स जो हैं ये हैम्पर करेंगी इन सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का इफेक्ट। 5G, जियो, एनीथिंग जो भी है, अब्रॉड में है, यहाँ पे है, धीरे धीरे सब ये ख़त्म होना है धीरे धीरे। लेकिन ये कुछ देर तक रहेगा, ये कुछ देर तक रहेगा। क्योंकि लोगों को, अगर कोई प्राकृतिक आपदा में रहेंगे तो परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि इनको एकदम से बंद करेगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन ये फाइनली ये चीज़ें बंद होनी ही हैं। तो फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ, इन सब के ऊपर एक इफेक्ट इस चीज़ का आएगा। अब जैसे जैसे समय बीतेगा हम देखेंगे काउ स्लॉटर ओवर, जानवरों का मरना बंद। जानवरों का मरना मतलब किलिंग जो है वो बंद होगी। काउज विल बी वर्शिप्ड विद टाइम, गाय को वाकई पूजा जाएगा। जैसे कामधेनु गाय का चित्र होता है कि उसके गले में भी सोना, सींगों पे भी सोना, माथे पे भी सोना, उनके खुरों के ऊपर भी सोना है, तो इसी तरह ये समा आएगा कि प्रत्येक गाय सोने से लदी होगी। बहुत अजीब है ये सब, बहुत अजीब बात कर रहा हूँ ना मैं, कोई बात नहीं, मैंने अभी फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ,
मेरी वीडियो सिर्फ सुने, आपका मन है शेयर करें, आपका मन है ना करें, आप तक पहुंच गया सफिशिएंट है। क्योंकि जब थोड़ा सा भी ये प्रकृति में ट्रिगर होगा तो एटलीस्ट आपको पता होगा आप अपने नियर एंड डियर वंस को प्रोटेक्ट करने में सपोर्टिव रहेंगे। हर घर जैसे जैसे अब समय आने वाला है, भारतवर्ष में तकरीबन हर घर एक मंदिर समान हो जाएगा जिसके दरवाजे बंद नहीं होंगे और हर व्यक्ति का हृदय खुल जाएगा। हर व्यक्ति का हृदय, हम अभी तक संकुचित थे, हम मेरे पास ये नहीं है, शेयर नहीं कर रहे थे, हम ये नहीं है, ये नहीं है, और एक्यूमुलेट करना है, जी नहीं भर रहा है। इंसान इकट्ठा करता चला जा रहा है लेकिन वो संतुष्टि नहीं हो रहा है। तो अब संतुष्टि क्रिएट होने वाली है प्रकृति में, जिस वजह से हमारा डर निकल जाएगा। तो पहले डर को निकालने के लिए पहले डर आएगा, उसको निपटने के लिए भक्ति की जाएगी, ठीक है। फिर उस भक्ति से जब लोगों को विश्वास होगा कि हम प्रोटेक्टेड हो गए हैं, तो फिर वो भक्ति से निडरता और एक हृदय का फैलना फूलना एक्टिवेट होगा, क्योंकि संकुचित हृदय ही डरा हुआ हृदय है और भक्ति वाला हृदय जो है वो बड़ा हुआ हृदय है, यानी बड़ा हृदय है। तो उस बड़े हृदय में डर निकल जाएगा और हम प्रकृति से फिर से एक जैसे हो पाएंगे। इसलिए कहा कि दरवाजे बंद नहीं होंगे। अब नेचर बैलेंसिंग में ये भी चीज़ें सामने में आएंगी। डैम्स जो बनाए हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, बहुत रेन आ सकती है, वाटर फ्लो आ सकता है, घर घर में पानी भी आ सकता है। वो पानी क्या है? वो अमृत वर्षा है प्रकृति के संतुलन की। क्योंकि वायरस कहें या प्रकृति के संतुलन का एक तरह का उनका एक क्या वर्ड कह सकते हैं, प्रकृति के संतुलन का एक मैकेनिज्म कहें, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट नहीं करता है। इसका मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? मान लीजिए आप एक एनवायरनमेंट में खड़े हैं जहाँ पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, आपका परिवार भी है, वहाँ पे दीवारें भी हैं, और आपके बिल्कुल सामने एक फैक्ट्री है जहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ और गैस लीक हो गई, पॉइजनस गैस लीक हो गई। तो क्या वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करेगी? नहीं, दीवारों पे भी कालक पुत जाएगी, जानवर भी खांसी करते रहेंगे, इंसेक्ट्स भी मर जाएंगे, आपके परिवार के परिजनों की भी जो हालत है वो ठीक नहीं रहेगी, वो भी बीमार पड़ जाएंगे, आप भी बीमार पड़ेंगे, पेड़ भी काले पड़ जाएंगे, शायद पेड़ भी सूख जाएं, क्योंकि वो भी तो वो एनवायरनमेंट से ही रिलीज करते हैं ना, एनवायरनमेंट से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो जैसा वातावरण वैसा वो लेंगे। इसी तरह ये जो वायरस है, क्या ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ठीक कर रहा है? हम अब खुद को ही वैक्सीनेट करके सारी प्रकृति को बचा लेंगे। और वैक्सीनेशन एक महामूर्खता है। प्रकृति खुद को स्वयं ठीक करना जानती है। कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, आप देखेंगे उसकी तबीयत खराब है, वो वॉमिट करेगा, 2 दिन भोजन नहीं खाएगा जब तक वो अंदर से प्रकृति उसको ठीक नहीं करती। फिर वो धीरे धीरे भोजन खाना शुरू करेगा और वो नेचुरली ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? अंदर से प्रकृति हमें अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, पर वही है कि खेल ही ऐसा है परमात्मा का बनाया। हमने बाहर से भी वो वायरस का इंजेक्शन लगा दिया एंटीबॉडीज़ बनाने के चक्कर में। हमें लग रहा है कि एंटीबॉडी बनेगी, वो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, वो बॉडी को के एंटी है। और इसीलिए अच्छे लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छी है, वो उनके प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को फास्ट करेगी। और जो लोग थोड़ा, जैसे मैंने वेस्ट साइड या ऐसी जगहों के लोग, जिन लोगों ने जानवरों का भोजन ज़्यादा है, उनका मैकेनिज्म भी फास्ट कर दिया कि अब वो जल्दी जल्दी अपनी नेचुरलनेस में री इंस्टेट हो जाएंगे। तो ये सब हम बहुत जल्दी विटनेस करेंगे। कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ये संक्रांति जो 15 जून को आने वाली है, यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये डेट मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन की थी। ये 20 मई, 26 मई, 10 जून का ग्रहण, और फिर 15 जून, फिर 15 जून एक एक्टिवेशन है बहुत प्रबल, फिर 24 जून बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन है, फिर 24 जुलाई बहुत प्रोमिनेंट एक्टिवेशन है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो ये सब चीज़ें घटित होंगी। तो इसीलिए
ये गैस, जैसे मैंने गैस का एग्जांपल दिया, सभी वातावरण इफेक्ट होता है, तो इसी तरह जो वायरस है वो सभी वातावरण को इफेक्ट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, प्योरीफाई करता है, फिर प्योरीफाई करके उनको भोजन देता है और रिजुविनेट करता है और पुनः नेचुरल जगह पे, नेचुरलनेस में रीइंस्टेट करता है। तो अगर मैं आज बोलना शुरू कर दिया हूँ, जो मैं किसी से बात नहीं करता था, लोगों के फ़ोन नहीं उठाता था, तो मेरे अंदर भी वायरस ने या प्रकृति के एक नेचुरल मैकेनिज्म में एक मोड़ लिया है कि वो मुझसे ये सब चीज़ें बुलवा रहा है। इसी तरह अगर मैं अपनी नेचुरल स्टेट में आया हूँ और आपको मैसेज दे रहा हूँ, उसी तरह आप सबके अंदर भी आपकी नेचुरल स्टेट सूनर और लेटर कुछ ही समय में एक्टिवेट होने वाली है, राइट? ओके, इसलिए नेचर विल कम इन इट्स फुल स्वे, एंड द राइट टर्म हेयर आई एम गिविंग इज प्रलय। प्रलय को गुरबाणी में प्रहलाद कहा है, प्रहलाद तराया, विच मीन्स कि प्रलय जो है वो तराया, तराया मीन्स स्विम, यानी कि बोट जैसे चलती है ना, तो बोट तैरती है। तो प्रहलाद तराया का क्या अर्थ है? प्रलय प्रहलाद यानी भगत, प्रहलाद भगत है, तो भगत जन तराएंगे, भगत जन को तराया जाएगा, यानी कि जो लोग अच्छे और प्योर सोल्स हैं, जो वेस्टर्नाइज्ड और जितनी भी कंट्रीज में अलग अलग जगहों पे फंसे होंगे, उन भगत जनों को किसी न किसी जहाज के रूप में तराया जाएगा। तो तराया जाता है पानी में, तराया आकाश से नहीं जाता। तो इससे ये भी हमें सिग्नल मिलता है कि हवाई जहाज़ शायद बंद होने वाले हैं। और ये तो मैं पहले भी पिछली वीडियोस में बोल चुका हूँ कि एनवायरमेंटल जो सिस्टम है वो शायद इतना ख़राब हो सकता है, वो ख़राब नहीं, ख़राब वर्ड मैं यूज़ ही नहीं करना चाहता, बैलेंस करने के चक्कर में वो इतना थोड़ा हमें लग सकता है कि वो ऐसा नेगेटिव हो रहा है कि फ़्लाइट्स और ये सब जो कन्वेंसेस हैं ये चलनी बंद हो जाएंगी। कुछ देर के लिए साइकिल चल सकते हैं, फिर वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है? तो पहला नक्षत्र जो जन्म लेता, जो पहला नक्षत्र, जो पहली कॉन्स्टलेशन, जब धरती का के पोल्स सोलर सिस्टम के साथ, सोलर सिस्टम इक्लिप्टिक सर्कल जो कि अपना राशियां हैं, जोडियक साइंस है, और फिर जोडियक साइन कॉन्स्टलेशन के साथ अलाइन होगा, तो पहली कॉन्स्टलेशन है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी अर्थात अश्व, अश्व अर्थात घोड़े। तो आपको फिर से लगेगा क्या हम फिर से घोड़े चलाएंगे? तो मैं आपसे कह दूं जी हाँ, हम घोड़े चलाएंगे, राइट? ओके, तो प्रहलाद जो है, इस समय को मैं ये टर्मिनोलॉजी दूंगा प्रलय, यानी अब प्रलय जो होती है वो ट्रांजिशन होती है, यानी एक युग से दूसरे युग में जब हम जाने वाले होते हैं तो उसकी ट्रांजिशन का जो समय होता है वो प्रलय होता है, जिसमें जो नया युग का स्थापन होना है उससे पहले जो लोग बचे होंगे उनको संत जन, संत महात्मा, प्रहलाद स्वरूप संत जन, प्रहलाद यानी भगत जन, उनको ज्ञान देंगे, वो सोल्स को ज्ञान देंगे, प्योरीफाई करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे, हेल्दी बनाएंगे, रिजुविनेट करके फिर उनको ज्ञान दिया जाएगा और वो ज्ञान आगे के लोक में वो लेके जाएंगे, राइट? ओके, तो राक्षस जाति ने जानवरों को खाया, अब वही जानवर, बर्ड, शार्क, इंसेक्ट और नेचुरल डिजास्टर, इन्होंने नेचर को तहस नहस किया, इन्होंने धरती का सारा सामान निकाल लिया, सारा कुछ खा लिया, धरती को बंजर काला कर दिया। अब वही नेचुरल डिजास्टर्स अलोंग विद नेचर्स, जो चाहे वो और पैंडेमिक और खतरे वाली हो जाए, अजीब अजीब प्रकार के रोग, इनको टाइम ही नहीं मिलेगा अब इवैल्यूएट क्या करेंगे ये। तो ये सब चीज़ें अब ये स्टडी नहीं कर पाएंगे। अभी इन्होंने स्टडी कर दिया कोरोना ख़त्म है, लेकिन ब्लैक फंगस आ गया, अब वाइट फंगस भी आ गया, अब येलो फंगस आ गया, अब यूएसए वाले कह रहे हैं एक और वेरिएंट अब क्रिएट हो रहा है। अब भाई आपको रिसर्च का टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है? ये वेरिएंट क्या करें क्या करें, उतनी देर में और वेरिएंट। अब इतना फास्ट मैकेनिज्म होना है कि अब तो बस समा समझिए नज़दीक ही है।
तो इसीलिए बर्ड, शार्क, इंसेक्ट्स को खाया तो वो अब खाएंगे, और नेचर को उन्होंने ख़राब किया तो नेचुरल डिज़ास्टर उन लोगों को आएगा जिन्होंने नेचर ख़राब किया, ऐसी जगह पे आएगा। और नेचुरल डिज़ास्टर और ये सब एनिमल, शार्क, बर्ड्स, इंसेक्ट्स इनको खाएंगे। और जहाँ देवता थे, यानी भारतवर्ष में जहाँ मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं पे भी जहाँ गुरु नानक देव जी ने उदासी की है, तो हो सकता है वो पिलग्रिमेज बच जाए, क्योंकि भगत थे ना, सबसे परम भगत थे, गुरुओं के गुरु श्री गुरु नानक देव, तन तन गुरु नानक। तो ही इज अ, दे आर ब्लेस्ड। और जितने भी संत जन हुए हैं, दादू साहेब हैं, फरीद जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, 9 के 9 गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अर्जन देव जी, श्री हरमंदर साहिब, जितनों की नींव प्योर सोल्स में रखी है, तुलसी साहिब हैं, ये सब, वहाँ पर प्रोटेक्शन रहेगी ही रहेगी, उन तीर्थों पे प्रोटेक्शन रहेगी। अब वहाँ पर सत्संग की एक्टिविटीज़ और कीर्तन भजन अनंत अनंत रूप में होने वाला है। शायद हर गली नुक्कड़ से अब घंटी, शंख, छैने, वीणा, नाना प्रकार के म्यूजिक के इतने नाद हमारे भारत में बजने वाले हैं कि जिसको साक्षात कहते हैं परमात्मा की वाणी। परमात्मा की वाणी ऐसी ही है, मधुर है, अनहद है, खत्म नहीं होती है, वैसा माहौल बनने वाला है। कैसे? जितने लोगों ने परमात्मा के दर्शन या परमात्मा को अपने भीतर अनुभव किया, उन्होंने अंदर बहुत सारी साउंड सुनी, जिसको अनस्ट्रक मेलोडी कहा गया, जिसको नाम कहा गया, जिसको बाणी कहा गया, जिसको अनहद अनहद बाणी भी कहा गया, जो हम नहीं कर रहे हैं और वो खुद क्रिएट होती चली जा रही। वैसा एक माहौल जो है वो हम धरती, या इस धरती पर भारतवर्ष में हम देखने वाले हैं बहुत जल्द, राइट? ओके, तो गुड सोल्स विल कम एंड बिकम मोर इंक्लाइंड टू रिलीजियस थिंग्स एंड रिचुअल्स। अब मेरी विजन जो देख रही है, वो भारत में लोग बहुत रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हर हाउस में दिया जल रहा है, पाठ पूजा हो रही है, इकट्ठे पाठ हो रहा है, लोग भगवान की बातें कर रहे हैं। और कुछ लोग जो प्योर हैं, परंतु कुछ लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। मैं ये आपसे कह दूं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, इनप्योरिटी से प्योरिटी में आएंगे, ये भी मैं आपसे कह देता हूँ। तो मास कन्वर्जन ऑफ पीपल इनटू सम रिलीजन, बंगाल और कोलकाता में काफ़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो सकता है, फिर भी बच जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। इसी तरह श्रीनगर में कोई नेचुरल ट्रबल, कोई कुछ पॉजिटिव इफेक्ट और भारत के लिए कुछ अच्छा होगा वहाँ पर। भारत अपना लैंड वहाँ को एक्वायर करेंगे, जो कि हमने जो है खो दिया था। और इसको मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हमारे पास जितना लैंड था, हमारे पास उतना लैंड वापस आने वाला है भारत के पास। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक जितना हमारे पास लैंड था, उसके बाद जितना खोया गया, जो भी हुआ, वो सारा लैंड हमारे पास वापस आने वाला है, राइट? तो नई स्टडी, उसके बाद नई स्टडी होगी, नया धर्म होगा, नेचुरल लाइफ होगी, और सब लोग बहुत प्रसन्न और खुश और परमात्मा के भक्त बनकर रहेंगे। ये समय आने वाला है। भगत जन, संत जनों की ब्लेसिंग्स की वजह से ये आ रहा है, जो कि पहले होंगे, जो सबसे पहले गुड सोल्स को, यानी ह्यूमैनिटी में गुड सोल्स को वो बचाएंगे और फिर न्यू लाइफ ऑन अर्थ क्रिएट करेंगे। दिल्ली में काफ़ी ट्रबल आएगा, बहुत ज़्यादा ट्रबल, और लोगों को शेल्टर, मतलब लोग अपने घरों में भी दुखी रहेंगे, तो वहाँ पर उनको शेल्टर कहाँ मिलेगा? या तो गुरुद्वारा मंदिर से उन तक सहायता पहुँचेगी, वहाँ के सेवादार वहाँ सहायता पहुँचाएंगे, जैसे अभी तक मेरे प्यारे सिख भाई, सिंह भाई, गुरु गोबिंद सिंह जी के सिंह, मेरे शेर भाई, जो अब तक पहुँचाते आए हैं, और जो भी
मंदिरों के सेवादार हैं वो करते आए हैं, तो वो जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा और वहाँ पर क्रिएट होगा, और लोगों को मंदिर गुरुद्वारों में जाकर उसके इर्द गिर्द बैठकर उसके इर्द गिर्द पाठ करके भी, कि अगर अंदर बहुत रश है तो बाहर भी अगर लोग बैठे हैं तो भी उनको सुकून और शांति रहेगी। अब आने वाले समय में किलिंग ऑफ एनिमल नहीं होगा जल्दी, मनुष्य तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं करेगा किलिंग ऑफ एनिमल, बर्ड और एनी स्पीशीज, राइट। इसी तरह पीपल विल स्टार्ट फीडिंग ऑल एनिमल्स, सबको भोजन दिया जाएगा, सबको भोजन मिलेगा, सबको पीपल विल स्टार्ट फीडिंग ऑल एनिमल्स एज दे विल और क्योंकि लोगों को रियलाइज होगा कि सबके पुण्य कर्म की वैल्यू क्या होती है, पुण्य क्या होता है। एक चींटी तक को भोजन देना किसी एक संपूर्ण सृष्टि को भोजन देने के बराबर है, ये हम लोग रियलाइज करेंगे अब जो समय आने वाला है। So this time has started and we are just on the threshold. हम एक एज पे खड़े हैं, एक द्वार प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। थ्रेशहोल्ड ऑफ विटनेसिंग दिस सून, जो भी मैंने कहा है ये हम जल्दी विटनेस करने वाले हैं। और ये जो समय है ये तकरीबन पूरे 7 साल के लिए है, 2021 से 2028 30 अप्रैल तक है ये ओवरऑल। लेकिन ये जो 2 से 3 साल, ये खासकर ये 2 साल हैं, बड़े ही क्रूशियल हैं, इसमें बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। सिमिलरली कोई फ़ोन इंटरनेट नहीं होगा फ्यूचर में, सब मैनुअल लर्निंग ही होगी, मैनुअल लर्निंग ही होगी, मैनुअल मेकिंग ही होगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ कुछ हद तक होगा, लेकिन लोग स्किलफुल रहेंगे, उनको हर चीज़ की नॉलेज होगी। 16 विद्या और 64 कला जो है, ये हमारा जो ब्रेन का डायमेंशन है वो 16 कलाएं जो हैं वो शिव की योगिनियां हैं, और 64 पार्षद हैं विष्णु के। तो शिव और विष्णु का जब मिलन होता है तो 16 विद्याओं से और 64 कलाओं का एक कंप्लीट सेगमेंट ऑफ स्टडी बनता है। इनको कंबाइन करें तो 1024 आता है, 1024 आयाम हैं हमारे ब्रेन के। तो संत जन 1024 प्रकार के टीचर्स ये सब ग्रंथ आने वाले समय के लोगों को बताएंगे और पूरा लिखा के जाएंगे, जिससे कि जो उस पर चलते हुए जो प्योर सोल्स हैं वो काम कर सकें और अपना जो है नए युग में जो है इस्टेब्लिश कर सकें, और आगे दर आगे गुरु शिष्य परंपरागत आगे वो ज्ञान को बांट सकें मैनुअली। ठीक है, लिखना है, लिखना तो मैनुअली होता है, प्रिंटिंग गई। ठीक है, कोई कपड़ा बनाना है, मशीन नहीं, हाथ से बनाना है। क्यों? हाथ में ध्यान है, जीवंत है, एक जीवित व्यक्ति बना रहा है, मृत मशीन नहीं बना रही है। इसलिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, वहीं से हमारे भारत का पतन शुरू हुआ, कलयुग की वजह से। इसमें किसी का कसूर नहीं है, युगो युग अटल नियम है, ये ऐसा होना है। राइट, ओके। सो इसलिए अगर कोई घड़ा बना रहा है तो घड़े में ध्यान, जीवंतता है ही है। कोई कपड़ा बना रहा है उसमें कारीगरी कर रहा है, जीवंतता है, डिज़ाइन मशीन से नहीं आ रहा है, कपड़ा भी खुद बनाया जा रहा है। हर एक चीज़ मशीन नहीं, पैकेट बंद नहीं है, सब चीज़ फ्रेश 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 है, एवरीथिंग इज़ फ्रेश। और इतना प्योर एनवायरनमेंट है, प्योर एनवायरनमेंट में चीज़ डिके नहीं हो रही है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा रहा है, गौ माता है, दवाई है, भोजन है, हर चीज़ प्योर। और प्योरिटी में लोगों की हाइट, लोगों की आयु, लोगों की कोई रोग नहीं होता है, लोग पूरी निपुणता और पूरी कल्मिनेशन के साथ पूरे 1024 विद्याओं के साथ, कलाओं के साथ वो इस धरती पर मौजूद होते हैं। सबको सब कुछ आता है ना बड़ी विचित्र चीज। ये ट्रांजिशन फेज में ये सब सिखाया जाएगा संत जनों द्वारा, भगत जनों द्वारा। तो कोई व्हीकल नहीं होगा, हाँ
जो व्हीकल्स होंगे वो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बनाकर दिखाए जाएंगे। जैसे हमने पीछे सुना कोई पुष्पक विमान था, ठीक है, मन की गति से चलता था। तो अब जैसा प्योर एनवायरनमेंट होगा, एनवायरनमेंट पहले क्रिएट किया जाएगा, उस एनवायरनमेंट के कंड्यूसिव मेटल लिया जाएगा, जैसे गोल्ड या सिल्वर है, ठीक है। अब घी है, अब मान लीजिए गाय दूध देती है, तो दूध को सिल्वर से कनेक्ट किया जाता है, प्योर मिल्क, क्योंकि वाइट है। गोल्ड को घी से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जिसका ईंधन घी होगा, जो विमान सोने से बना होगा, और प्रकृति में जब हम घी का हवन करते हैं तो वायुमंडल पूरा पूरा घी जैसा हो, तो वो संत जनों की ब्लेसिंग्स और उनके ज्ञान से हम वो विमान उड़ाएंगे, और जो पोल्यूशन फ्री, यानी वो प्रकृति का नुकसान नहीं करता, इनफैक्ट प्रकृति का फायदा करता है। तो ये समय हम जल्दी विटनेस करेंगे। ओके, नो व्हीकल्स फॉर सम टाइम, साइकिल्स कैन बी यूज्ड ट्रांजिशन में थोड़ी देर के लिए, बट आफ्टरवर्ड्स हॉर्सेस विल बी द मेन कन्वेंस ऑन लैंड। द टेम्पल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड एंड सिल्वर एंड जेम्स। जितने, अब ये भी हो सकता है देखने में आए प्रकृति नेचुरल स्टेट में आ रही है, तो हो सकता है भारत के बड़ी जगहों पे जमीन कहीं फटे और वहां से गोल्ड निकल आए, जेमस्टोन्स निकल आए, रतन निकल आए, ये पॉसिबिलिटी है। और अब्रॉड में कहीं जगहों पर धरती फटे और लोग बीच में ना समा जाए, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, यानी कॉन्टिनेंट्स अलग ना हो जाएं, बीच में दरार ना पड़ जाए बहुत बड़ी कोई अर्थक्वेक का कारण, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ताजमहल विल बी ब्रोकन either by new government or by nature, and we will witness some world's biggest Shivlinga or some major temple hidden under the Taj Mahal. तो सिर्फ मैं अंत में कुछ यही चीज़ें कहूँगा कि ये सब मेरी डिटेल्ड असेसमेंट्स हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा, गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहिब विल बिकम द सेंटर ऑफ प्योरिटी एंड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये प्योरिटी रहेगी। ननकाना साहिब भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्योरिटी रहेगी। काउज हैं, शिवलिंग है, कुर्बानी है, गुरुद्वारा है, टेम्पल्स हैं, इनकी ह्यूज इम्पॉर्टेंस हम देखेंगे, बनने वाले हैं। बहुत सारे नए गुरुद्वारे मंदिर बनेंगे जो गोल्ड, सिल्वर और जेमस्टोन्स यानी प्रकृति के अद्भुत हीलिंग मिनरल से बनेंगे। फिर लोगों को खुद जेमस्टोन्स या हीलिंग ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी ये टेम्पल्स बनाएंगे, ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड बनाएंगे, जो कि हमें खुद, हम झुकेंगे वो हील कर देंगी। तो आज हम जो टेम्पल्स देखते हैं ये पत्थर के बच गए। आप देखते हैं गोल्ड के नहीं बचे, सिर्फ तिरुपति बालाजी है, कुछ कुछ ऐसे वैसे टेम्पल्स हैं जहां थोड़ा बहुत गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स बचे हैं, बाकी सब तो मिट्टी के या पत्थर के ही बने हुए रह गए ना। तो जितने, अब ये अगर युग परिवर्तन होगा और हम लोग ये सब नए बनाएंगे, गोल्ड के, सिल्वर के, ब्यूटीफुल मिनरल्स के, मेटल्स के, डायमंड्स एंड ज्वेलरी के ये टेम्पल्स बनेंगे। ये पिछले युग में भी बने थे, लेकिन समय के साथ ये सब गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब, अब आप समझ रहे हैं, ये सब लूट लिया गया, पत्थर रह गया, पत्थर वाले टेम्पल रह गए कि चलो इनको क्या करना है, ये तो मिट्टी है। वो मिट्टी खबर देती है कि क्या था और क्या छोड़ गए हैं। मिट्टी में क्योंकि हमारी आसक्ति नहीं है ना, लेकिन यही मिट्टी अब जब हमें सोना देगी, उसी मिट्टी से फिर हम इन चीज़ों का निर्माण करेंगे। ये होगी असली टेक्नोलॉजी। सभी मिनरल्स मिट्टी से निकलते हैं ना। अगर मिट्टी फुलफिल हो जाए, हम कहते हैं एक व्यक्ति के पास, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपको मैं आपको 1 बिलियन डॉलर्स आपको मैं दे देता हूं, क्या करेंगे आप? कहेंगे मैं तो तृप्त हो गया, मेरे पास सब कुछ है, मैंने परिवार के लिए भी मेरे पास है, घर के लिए भी है, मेरे सब ऐशो आराम भी मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है। अब आप फिर क्या करेंगे? आप रज गए, कंप्लीट। यू विल फील कंप्लीट कि मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ, मेरी तो सारी डिजायर्स कंप्लीट हो गई, मैं तो कंप्लीट हो गया हूँ, अब क्या करूँगा? फिर आप देना शुरू करेंगे कि अब मेरे पास इतना सरप्लस है, हर और आई जा रहा है, बहुत सारा आई जा रहा है,
ठीक है ना, 2 ट्रिलियन बन गया, 5 ट्रिलियन बन गया, क्या क्या नहीं बन गया। अब मैं क्या करूँगा, बांट दो यार, मुझे अब इतना नहीं चाहिए, बांट दो। जब आप तृप्त होते हैं तो ओवरफ्लो होती है आपकी एनर्जी, फिर आप बांटना शुरू करते हैं। इसी तरह जिस दिन धरती प्रकृति तृप्त होती है, उसके मिनरल्स जो हैं अंदर ही अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। वो बन बन के ओवरफ्लो करके वो धरती की सतह पर आ जाते हैं। जेमस्टोन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, गोल्ड आ जाता है, ज्वेलरी तो नहीं बनती, वो तो हमें बनानी पड़ती है, पर रॉ फॉर्म में इतनी सारे आ जाते हैं। तो वो, इसका अर्थ है कि धरती तृप्त हो गई। और फिर वो मिनरल्स को यूज किए करके टेम्पल्स बनते हैं, धरती भी तृप्त। और हमने परमात्मा का मंदिर भी एक बनाया जहां सब पूजा कर रहे हैं। फिर और निकलता है, और लोग धारण करते हैं, जिससे उनकी आयु बढ़ती है, जिससे वो और ज्यादा कंटेंटमेंट फील करते हैं। वो गिफ्ट होता है प्रकृति का। आपके पास सरप्लस होगा, आप बांटेंगे, क्या प्रकृति के पास सरप्लस होगा, वो नहीं बांटेगी। आप समझे? तो ये समय जो है हम देखेंगे जल्दी। द वैल्यू ऑफ करेंसी विल बी 0। जो भी आज करेंसी चल रही है, गेम ओवर। एंड न्यू नेचर बेस्ड इकोनॉमी विल बी फॉर्म्ड, जिसमें करेंसी, जो व्यापार है वो तो सच का होगा, सच। ट्रांजिशन पीरियड में व्यापार सच का होगा। सतलोक में भी व्यापार सच का हो सकता है, लेकिन फिर भी व्यापारिक दृष्टि में गोल्ड को यूज किया जाएगा। गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के ज्यादा यूज किए जा सकते हैं इस समय पर। राइट, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा बारिश और पानी और फ्लड्स आना। अब आप भूल जाएं कि मॉल्स, थिएटर, स्टेडियम्स, मैचेस, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। होगा, खेल होगा, लेकिन वो डिफरेंट तरह का होगा, वो स्किल बेस्ड होगा। जैसे पुराने अखाड़े चलते थे, घुड़सवारी थी, ये सब 16 विद्या 64 कला में है। जो चीज़ें आपको निपुण बनाती हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या में भी, आपको हिप्नोटिज्म में भी, आपने कहीं, आपको किसी सांप ने काट लिया, पॉइजन दे दिया, तो पॉइजन से ही आपको कैसे बचना है, ये सारी जो एसेंशियल स्टडीज़ हैं। आज की डेट में आपको सिर्फ आपके पेट में गैस भर जाए तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो क्या स्टडी की हमने, क्या टेक्नोलॉजी करेगी? आपका फ़ोन क्या कर लेगा? आप उसी टाइम फ़ोन पे सर्च करोगे कि गैस की मेडिसिन कौन सी है, पैंडी ले लोगे, कुछ ले लोगे, टेम्प्ररी, लेकिन वो परमानेंट होगी। और वो जो विद्या है वो कोई हमसे छीन नहीं सकता, वो संस्कारों में होगी। अब ये जो हम सबके संस्कार एक्टिवेट हो रहे हैं, ये हमारे पूर्वज जो उस समय पर थे, उन्हीं के संस्कार हमारे अंदर अब एक्टिवेट होने वाले हैं भारतवर्ष के अंदर जो लोग हैं। नो फ्लैट्स, नो सच इंडस्ट्रीज, बट न्यू टेक्नोलॉजी विच वॉज एंशियंट, विच इज एंशियंट, और वो सदा सच रहेगी। आद सच जुगाद सच। सिर्फ परमात्मा का नाम आद सच जुगाद सच नहीं है, उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो आद सच जुगाद सच हैं। राइट, ओके। All weapons will vanish and new type of weapons will be made with gold and silver and other 5 धातुस charged with prayers। कहीं बादल फटना, कहीं ग्लेशियर फटना, ये आम होगा अभी कुछ देर के लिए। Many souls will be able to realize Lord in this time। इस समय पर लोगों को ड्रीम्स या उनके अंतर विजन में परमात्मा स्वरूप भक्तों की इमेजेस भी आनी शुरू हो जाएंगी, और लोग अपने अंतर से पहचान लेंगे कि जो सामने, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं उनको पहले ही उन्होंने देख लिया कि मैंने इनको देख लिया, और बाद में उनको शरीर रूप में देखा, तो वो पहचान जाएंगे कि मैंने इनको अपने ड्रीम में, अपने विजन में देखा है। एंड दे विल रियलाइज दैट ही इज़ अ ट्रू भगत और अ सेंट। तो उनकी ब्लेसिंग से भी वो लोग जल्दी ठीक होंगे। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द डिटेल्ड असेसमेंट्स वी विल स्टार्ट विटनेसिंग सून। ठीक है, हाँ। तो अब मैं आपको ना एक अंत करने से पहले एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ, छोटी सी कथा है। गुरु नानक देव जी जब पदयात्रा कर रहे थे, अपनी उदासी पर थे, तो वो किसी अरब देश में गए, और वहाँ पर कुछ
उनसे चमत्कार हुए, सहज चमत्कार हुए। गुरुओं से तो सदा होते हैं, परमात्मा तो साक्षात उनके साथ ही होते हैं। तो फिर वहाँ के राजा ने उनको बुलाया। वो गद्दी पे बैठा था, मे भी शायद 10-12 स्टेप्स थे, और ऊपर सिंहासन पे बैठा था और गुरु साहब नीचे खड़े थे। तो उसने 2-3 सवाल किए गुरु नानक देव जी से, उस राजा ने, ठीक है। उसमें से 2 सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, जो आखिरी तीसरा सवाल था वो मैं अब आपसे कहूँगा इस कथा में। वो क्या है? उस राजा ने पूछा कि परमात्मा काम क्या करता है, परमात्मा दा काम की है। ये संत मस्कीन जी की कथा है जो मैंने सुनी, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, पूरी कथा सुन सकते हैं। तो गुरु साहब ने कहा कि राजन, हे राजन, इसका जवाब देने के लिए तुझे मेरी जगह पर आना पड़ेगा और मुझे तेरे सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। तो क्योंकि गुरु साहिब पिछले 2 सवालों के ऐसे जवाब दे चुके थे जिससे राजा तृप्त हो गया था, इसलिए राजा को भी हौसला हुआ कि ये फकीर, ये खुदा का बंदा, ये गलत नहीं कह रहा है, ये मुझे इसका भी बिल्कुल सही जवाब देगा, तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। तो वो जो राजन है वो नीचे आए और गुरु साहिब जो है सिंहासन पे विराजमान हुए। और फिर गुरु साहब ने कहा, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? तो राजन ने कहा, अब राजन तो है नहीं, वो तो एक लेमन बन गया, राजा तो गुरु साहब बन गए। तो उस लेमन ने पूछा कि परमात्मा दा व्यापार की है, परमात्मा काम की करदा है? और गुरु साहब ने जवाब दिया, यही परमात्मा दा काम है, यही परमात्मा दा काम है। ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ सिंहासन पे बिठा देता है। जो सिंहासन पर बैठे हैं उनको नीचे उतार देता है और फेंक देता है, और जो नीचे खड़े थे, जो फकीर थे, किसी योग्य न थे, उनको सिंहासन पर बिठा देता है। मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ? जब प्रकृति पलटा खाती है तो सब उलट पुलट हो जाता है। हमारे किसान, बेगर्स, स्वीपर्स, क्षमा करें, जिनको हम ये कहकर संबोधित करते हैं कि वो नीच जाति के हैं, मुझे क्षमा करें, ये शब्द सही नहीं है, पर हम ये संबोधित करते हैं। ये बस उलट पलट की तैयारी देखिए आप। जो थल्ले है वो शाह बन जाएगा, जो शाह है वो थल्ले उतर जाएगा। राइट? वी विल विटनेस दिस सून। तो एक तरह से एक समता आने वाली है। परमात्मा गरीबों से प्यार करता है, लेकिन जब तक कर्म कटने होते हैं तब तक सबको भोगने देता है। फिर जब सही समय आता है, प्रहलाद या भगत जन आते हैं तो वो सब संतुलित कर देते हैं, जिसको जो शेयर देना है वो दे देते हैं। और जैसे बेस ऑफ पिरामिड तो सदा हमारे किसान ही रहेंगे, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हैं ना, बेस रूट तो जमीन ही रहेगी। जमीन अगर ठीक होगी तो ही तो पिरामिड कंप्लीट होगा ना। तो जमीन पे जो लोग स्वीपर्स हैं, गटर साफ करते हैं, जिनकी वजह से आज जीवित हैं हम, गंदगी नहीं पड़ती। कितने पक्षी हैं, कितने जानवर हैं, कितने कीड़े हैं जो गंद नहीं पड़ने देते। एक ये लोग हैन को मारते हैं, चिकन खाते हैं, वो सिर्फ गंदे कीड़े खाती है। वल्चर गंदा मांस खाता है। अगर वल्चर ना हो, गिद्ध ना हो, तो शायद सारी दुनिया फाउल स्मेल से मर ही जाए, इतनी स्मेल फैल जाए। इतना ब्यूटीफुल परमात्मा ने इकोसिस्टम बना रखा है। तो अब ये जो खेल है, ये सब का समय जो भी इकोसिस्टम में बेस पे थे और उनको भोजन नहीं मिल रहा था, अब उनको भोजन, या वो तृप्त होने वाले हैं, वो खुश होने वाले हैं। और याद रखिए, जब रूट खुश होगा तो जो पेड़ है, पौधा है, फलेगा फूलेगा। हमारा रूट जमीन है, जमीन के बच्चे किसान हैं, स्वीपर्स हैं, ये सब हैं जो जमीन का ख्याल करते हैं, जो, क्षमा करें, जिनको हमने मेड बना रखा है, जो नौकर है,
जो सेवक हैं, यूं कहें जो समाज के सेवक, पॉलिटिकल लेवल के नहीं, जो निम्नता की सेवा, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, कोई ठेला लगा के फ्रूट बेच रहा है, ये सब शनि के अंडर हैं। अगली वीडियो में शनि पर ही बना रहा हूं। अगली वीडियो में आप देखेंगे शनि महाराज धन्य है, वो धन्य, और वो कैसे धन्य कर देते हैं अब अपने कर्मचारियों को। आप देखेंगे जितनी लेबर क्लास है, जितने रिक्शे वाले हैं, जितने मजदूर हैं मेरे भाई बहन, अब न्याय होने वाला है। पिरामिड उल्टा नहीं होगा, बस पिरामिड के बेस की पूरी कदर होने वाली है। उसकी कदर होगी तो धीरे धीरे सबको पोषण मिलेगा। आप किसी पौधे की जड़ को सींचेंगे तो पौधा बढ़ेगा। हम लोगों ने तो पौधे की जड़, पूरे संसार को भारत का किसान खिलाता है। हमारे पॉलिटिशियन सौदा कर देते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, कि हमें कर्जा दो, हम डेवलपमेंट करेंगे, बदले में हमारी बेस्ट क्वालिटी का सेब ले जाओ, कश्मीर का बेस्ट क्वालिटी का अन्न ले जाओ 50 पैसे पर केजी में, 1 रुपी पर केजी में, और हम खाते हैं कूड़ा। खैर, कलयुग का प्रभाव था, कर्म भोगने थे, भोग लिए, आ गए ट्रांजिशन फेज में, जितना देना था दे दिया। राइट, अब समय आ रहा है कि ये सब फालतू की ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों को लगता है हमने स्विस बैंक में बहुत पैसा रखा है, हम तो बहुत अमीर हैं और हमारा तो रिजर्व पड़ा हुआ है, अब रिजर्व सब खत्म, उनका रिजर्व की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और असली रिजर्व क्या है? आपकी भक्ति, आपके अंदर भक्ति धन। भक्ति को असली धन कहा है गुरबाणी और जितने भी ग्रंथ हैं। जितनी आपने भक्ति की है उतना धन आपके भीतर है, उतना आपको परमात्मा देंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे। और इस ट्रांजिशन फेज में जितना आप भक्ति करेंगे उतना और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन फेज में आप जो कर्म करते हैं वो कितने गुना होकर, 1024 गुना होकर फल मिलता है उसका। ठीक, ओके। तो फार्मर, बेगर, लेबर, स्वीपर, ये सब राजे बन जाएंगे, और जो राजे थे वो एक आम आदमी हमें हल जोतते नजर आएंगे। वो भी खुश होंगे, क्योंकि अब उनसे भी, वो भी सेवा करते खुश होंगे, उनको भी बैलेंस, क्योंकि प्रकृति की औरा ऐसी हो जाएगी कि किसान और पॉलिटिशियन, पहले किसान के सिर के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर पॉलिटिशियन का पैर था और वो चल रहा था और वो दबी जा रहा था, मेरे प्यारा किसान भाई, मेरा लेबर भाई। अब वो हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं कि हाँ, बैलेंस, ये होता है बैलेंस। मास डोनेशन ऑफ ज्वेलरी एट टेम्पल्स, लोग अपनी जितनी पूंजी है, क्योंकि करेंसी तो चलेगी नहीं, तो बची ज्वेलरी, तो बैलेंस कैसे होगा? जिन लोगों के पास बहुत ज्वेलरी है वो दान देंगे, उनको दान देना पड़ेगा और कोई चारा नहीं होगा। ये क्यों दान देंगे इसके बारे में मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, ये दिखेगा सबको बस। तो उस समय पर जो डोनेशन ऑफ ज्वेलरी है वो, उससे टेम्पल्स बहुत बनेंगे। ठीक है, सो वेट एंड वॉच गेम है ये अब। ठीक है, 15 तारीख से बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिवेट हो रही है। अगली वीडियो जो है, मैं 2 वीडियोस अब आपको दूंगा, 2 वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे परमात्मा का हुक्म होगा मैं और वीडियोस भी डालूंगा। तो अगली जो वीडियो है वो एक तो शनि महाराज पर है कि, और उसके बाद जो वीडियो है वो रेमेडीज़ पे है। रेमेडीज़ के क्या रेमेडीज़ हम करें कि आने वाले समय में हम प्रॉपर बच जाएं। ठीक है, इसका मैं कुछ वर्णन पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ। इस बार जैसे मैंने ये वाली सारी चीज़ें डिटेल में और प्रिसाइज कर दी, मैं रेमेडीज़ और प्रिसाइज कर दूंगा। तो अगली वीडियो में लॉर्ड सैटर्न के ऊपर बनाऊंगा। धर्मराज, उनके अलग अलग रूप हैं, शिव ने ही उनको ये पदवी दी है, अलग अलग समय पर उनके अलग अलग रूप होते हैं। काल भैरव का रूप, महाकाल का रूप, महाकाली का रूप, भैरवनाथ का रूप, शनि का रूप, सच्चे सेवक का रूप, धर्मराज का रूप, गुरु का रूप, ये सब शनि के रूप हैं।
तो अगली वीडियो, अगर आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन करना चाहते हैं तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत आप अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपके जीवन में एक अलग सा परिवर्तन होगा, क्योंकि मैं ये अनुभव करता हूँ कि जब मैं इसको लिख रहा था तो लिखते लिखते ही मेरे जीवन में भी शनि देव के प्रति बहुत ही आदर और एक एक बहुत ज़्यादा आदर, उदारता और कुछ शब्द नहीं है मेरे पास जिसको हम कह सकते हैं कि मैं धन्य हो गया उनकी उनकी ये रिसर्च करके, जो मैंने की है, जो मुझ में आई है, कि अद्भुत अद्भुत उनके जो गुण हैं, तो वो मैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो और उसके बाद रेमेडीज़ के बारे में कहूँगा, राइट। सो इसलिए अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मेरी बातों को बहुत प्रेम से आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।